जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिए, आप लोग को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आप लोग को बुक स्टार्ट था, इसको आज ये देखिए आखिरी सेट आप लोग को है। आप लोग को यह आखिरी सेट है और 19 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है सेट। तो आप लोग 19 तक नहीं देखे हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, सभी आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। और फ्रेंड देखिए, फुल डिटेल्स के साथ यह वीडियो आप लोग को अपलोड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यह आपको आखिरी सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक का। तो फ्रेंड्स आप लोग को इस आखिरी बुक में हम यह कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप लोग ज़रूर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोगों से इतना दिन में कुछ नहीं कहे थे, लेकिन आज हम आप लोग को बोल रहे हैं कि इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज के रूप में चलाया जा रहा था, वह भी आप लोग को जल्द 9 सेट उसका आज अपलोड किया जाएगा। तो वो आप लोग अच्छे से इसको देखिए। और बिहार दरोगा का भी बुक आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है, जो खान सर का आया है उसको भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग उसको भी देखिए। और आप लोग को BSSC आप लोग को बहाली आ गया है, तो इसको पे भी आप लोग जोर दीजिएगा। लेकिन आप लोग खास करके अभी बिहार पुलिस पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद। लेकिन एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए 20 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैथ है, तो आप लोग इसको, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको 140 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो सोल्व किया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए और इसी आधार पे आप लोग सोल्व कीजिएगा जब एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ देखिए कि दूसरा मेथड भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों मेथड आप लोग देख लीजिए, दोनों में किस तरह से सोल्व किया हुआ है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग, और 2 का आंसर देख लीजिए यहाँ पे B हो जाएगा आप लोग को। और यहाँ पे देखिए कि इस तरह से सोल्व किया हुआ है। तो इसको अच्छे से समझ लेना है आप लोग को। यहाँ पे हम वीडियो स्लो मोशन में आप लोग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके भी आप लोग देख लीजिएगा। 3 का देखिए यहाँ पे C हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 3 का भी यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। और यहाँ पे ट्रिक भी दिया गया है कि x बराबर 1 मान रखने पर, तो यहाँ पे जब x बराबर 1 रखा गया मान, तो देखिए यहाँ पे 2 आपको आंसर प्राप्त होगा। और यहाँ पे देख लीजिए 4 का, और 4 का आंसर यहाँ पे 5 लीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। और इसको भी देख लीजिए किस तरह से सोल्व किया हुआ है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और दोनों मेथड इसमें दिया गया है, सेकेंड मेथड भी इसमें दिया गया है और आसानी से इसको ट्रिकली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, 5 नंबर देख लेते हैं कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आगे हो जाएगा, अवतल और उत्तल हो जाएंगे, अवतल और उत्तल हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने के लिए काम करता है। और द्विफोकल लेंस का प्रयोग ज़रा दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। और ज़रा दृष्टि दोष में न निकट और न दूर की वस्तु दिखाई देती है। और आँख में ज़रा दृष्टि दोष होने का कारण समंजन क्षमता का कम हो जाना। अक्सर ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए 6 नंबर आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको B हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए विखरना हो जाएगा, विखरण। और यहाँ पे देख लीजिए कि दीर्घ तरंग विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित 3.0 से 100 माइक्रोन के बीच तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और इसका उपयोग वायुमंडल तापीय विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में किया जाता है। कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन C हो जाएगा, A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, है दोनों हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसीलिए इसका त्वरण स्थिर होता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण हो जाएंगे, जैसे एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना,
और एक मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तु। और यहाँ पर देखिए कि सामान्य त्वरण का ग्राफ एक सीधे रेखा में होता है और ग्राफ का ढलना वस्तु का त्वरण बताता है और त्वरण का वेग समय ग्राफ इस प्रकार है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इसका ग्राफ किस तरह से दिया गया है। दिया गया है कि v बराबर u प्लस AT। तो यहाँ देखिए कि u बराबर प्रारंभिक चाल हो जाएगा, v बराबर अंतिम चाल हो जाएगा और a बराबर त्वरण हो जाएगा और t बराबर समय हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि किसी निकाय की प्लवनशीलता एवं निम्नजन प्लवनशीलता के विपरीत एक दूसरे के सापेक्ष घनत्व पर निर्भर करता है। यदि निकाय का घनत्व तरल के घनत्व से अधिक हो तो निकाय डूब जाएगा और दूसरी तरफ अगर निकाय का घनत्व तरल से कम हो तो वह उसके ऊपर तैरने लगेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि निकाय और द्रव्य का घनत्व एक दूसरे के बराबर हो तो वे संतुलन में आ जाता है और तैरने लगता है। और यहाँ पे 9 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है और किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए संरचना दिया गया है यहाँ पे, तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ 10 नंबर में देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज़ गति से चलती है। तो देखिए सबसे तेज़ आपको ठोस में चलती है, किस में, ठोस में चलती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि निम्न, देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और यह मुख्यतः माध्यम की प्रत्यवस्था के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचालित होती है। और यहाँ पर देखिए कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतना ही अधिक होगी और इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। और ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्था के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में अधिक होती है। और यहाँ पे देख लीजिए कि दिया गया है अवस्था एवं माध्यम चाल और उसके चाल के बारे में यहाँ दिया गया है। तो देखिए कि ठोस है, ठोस में देखिए कि सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होगा। देखिए कि 6400 यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा चाल इसका। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर देखा और 0 पर देखा जाए, 0 चाल अगर 0 डिग्री पर, तो यहाँ देखिए 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम हो जाएगा ठोस क्षेत्र में। अगर देखिए ऑप्शन वहाँ जिस तरह से दिया रहेगा, जैसे लोहे से शुरू करता है, कहीं कहीं अधिकतर में देखिए लोहा दिया रहेगा, तो लोहा से ही शुरू करता है। अगर ये सभी ऑप्शन अगर रहेगा तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में हो जाएगा। तो इसी तरह से देख लीजिए द्रव में देखिए कि यहाँ पे एथेनॉल में हो जाएगा और फिर गैस में देखिए हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर में देखिए कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास देखिए एशियाई माइनर, यहीं एशिया माइनर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विचार अलग अलग विचार है। और देखिए यहाँ पे प्रोफेसर मैक्स मूलर का कहना है कि एशिया माइनर यानी मध्य एशिया था। और यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव था। और डॉक्टर यहाँ पे अविनाश चंद्र दास जो थे ये सप्त सिंधु प्रदेश कहे थे। और यहाँ पे देखिए कि दयानंद सरस्वती कहे थे कि तिब्बत क्षेत्र बताए थे। और यहाँ पे देखिए कि नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस कहे थे। और गंगानाथ झा जो थे यहाँ पे ब्रह्म ऋषि देश। और गाइल्स महोदय यह हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी। और प्रोफेसर पिंका जर्मनी के मैदानी भाग कहे थे। 12 को देख लीजिए कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का उपनाम हो गया ग्रैंड ओल्ड मैन। और यहाँ पे देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में हुआ। और आगे चलकर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक सदस्य रहे और वे 3 बार 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और उन्होंने
1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा 1869 में बम्बई में स्थापित हुई। और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने आर्थिक निर्गत या निकासी यानी धन के निष्कासन के सिद्धांत को तथ्य व तर्कों के आधार पर प्रतिपादित किया। और यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। और 1892 में उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में उन्हें फिंसवरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया और वे इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और यहाँ पे देख लेते हैं 13 को देख लीजिए। 13 को कि 57वें अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में जो डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग न माने जाने पर साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू किया तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया। और 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन को लेकर दिल्ली में एक समझौता हुआ। और इस समझौता में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी निम्न बातों का स्वीकार किए। तो इसको देख लेते हैं कि निम्न बात क्या क्या था। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी निम्न बातें थी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस कमेटी यहाँ पे भविष्य में होने वाले दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। ये सभी बातों को वहाँ पे रखा गया था। और गांधी इरविन पैक्ट को सरोजिनी नायडू ने 2 महिलाओं को मिलन कहा, यानी 2 महात्माओं का यहाँ पे मिलन कहा गया था। और यहाँ पे देखिए कि तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को अंततः समझौता पर हस्ताक्षर हो गए। और गांधी जी डंडी यात्रा मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। और आगे यहाँ पर देखिए 14 को कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो किससे मिला था? तो देखिए प्रजापति को। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे। उत्तर काल में प्रजापति थे और सृजन का देवता भी कहा जाता था को सर्वोच्च स्थान मिला था। और उत्तर वैदिक काल में 2 अन्य प्रमुख देवता यहाँ पर देखिए रुद्र यानी पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। अंततः कुछ वर्गों के अपने अलग से देवता हो गए, जैसे पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे और अब शूद्रों के देवता हो गए थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपको हो जाएगा। वायोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। और इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष वायोमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव A.O. ह्यूम थे। और पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
72 थी और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, यहाँ पे जमात खाना मस्जिद जो है बलवन, यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ जमात खाना मस्जिद बलवन यह सही सुमेलित नहीं है, शेष सभी विकल्प सही सुमेलित है। और जमात खाना मस्जिद का निर्माण 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज खां ने करवाया था और यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरबाह, देखिए यहाँ पे दरबाह बड़े यानी निजामुद्दीन औलिया तीर्थ परिसर में सबसे बड़े संरचना है। और आगे यहाँ देखिए 17 में निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था, तो यह देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपको कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है। और यहाँ पर देखिए कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृह युद्ध में है। इन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। और सर सैयद अहमद खां एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी और इसका नाम बदलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटरलू हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं वाटरलू की लड़ाई के हार के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था और जहाँ 52 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। और वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई और इनमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और इस युद्ध में नेपोलियन की सेना ब्रिटिश और एशियाई सेना से हार गई। और नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था और 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन गया तथा 5 मई 1821 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। आगे हम 19 को देख लेते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो यहाँ पे देख लीजिए एंटोनिम खोजना है इसमें से आप लोग को। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंट है तो इसका क्या हो जाएगा से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन डी आपको राइट हो जाएगा, ओकेशनल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और 20 नंबर देखिए कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यह सही है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 21 को और 21 को देख लेते हैं, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए 22 को, और 22 को भी आप लोग अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। 22 का भी आपको बी ही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर देखिए कि चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 24 और 24 का आंसर आपको सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 25 को देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे देखिए कि साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एस्टिमेट है और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एसएस हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा 25 का। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए और यहाँ पे 26 देख लीजिए और 26 का आंसर आपको बी हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए 27 का देख लीजिए कि निम्न में से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा। तो किसने नहीं लिखा, तो देखिए यहाँ बिहारी हो जाएगा, बिहारी के द्वारा नहीं लिखा गया था, बाकी देव और पद्माकर और भूषण के द्वारा लिखा गया था। 28 को देख लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी आपको देखिए फुर्तीला में हो जाएगा, यह शुद्ध लिखा गया है, बाकी सभी अशुद्ध हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 29 को देख लीजिए, 29 को देख लीजिए और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 को देखिए
कि रात्रि का पर्याय नहीं है। तो रात्रि का पर्याय नहीं हो जाए तो सी देखिए कि सजनी यह नहीं हो जाएगा। बाकी आप लोग को तीनों यहाँ पे यामिनी हो जाएगा, रजनी और निशा, ये सभी रात्रि का पर्याय है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 31 को कि सही विकल्प चुनिए और सर्वज्ञ लिखा हुआ है, सर्वज्ञ। तो इसका सही विकल्प आपको ये हो जाएगा, जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो सब जगत व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो उसे बहुभाषी कहा जाता है। यहाँ 32 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो देखिए ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है, जिसका संबंध ईश्वर से उसे आध्यात्मिक कहा जाता है। और यहाँ पे 33 नंबर देख लेते हैं कि विपरीतार्थक बताइए। अनुराग का विपरीतार्थक पूछ रहा है यहाँ पे, तो अनुराग का विराग हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि राग का विलोम द्वेष हो जाएगा। और दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। तो एक शब्द यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, यानी सुवक्ता हो जाएगा। क्या? सुवक्ता हो जाएगा। यहाँ पे जो कम बोलता है उसे मितभाषी और जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए 35 को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 को। तो मानव शरीर, यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और नॉर, यहाँ पे देखिए नार एड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। देखते हैं यहाँ देखिए 37 को कि वायुजनित रोग है। तो देखिए वायुजनित रोग इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। तपेदिक यानी टीबी जिसको कहते हैं, और निमोनिया यहाँ डिप्थीरिया, ये सभी जो है आपको वायुजनित रोग हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग देखिए टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया और सिफिलिस, सभी जो है आपको जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और विषाणु से होने वाले रोग यहाँ पे देख लीजिए और इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। तो विषाणु से देख लीजिए यहाँ पे एड्स होता है, डेंगू ज्वर होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता और गलशोथ, खासरा, ट्रोकोमा, और यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस या पीलिया रोग भी, और रेबीज, हर्पिस आदि, ये सभी जो आपको विषाणु से होने वाला है। और प्रोटोजोआ से देखिए कि मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी होता है, पेचिस होता है और काला जार होता है। यह आपको प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। और यहाँ 38 को देख लेते हैं कि मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं और यह जानवरों के खुरों में भी है। और यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे केरोटीन कहा जाता है, केरोटीन कहा जाता है। और आगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर देता है। और ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लूकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ देखिए फाइब्रोजोनेन, यहाँ पे देख लीजिए कि इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और हिपैरिन देखिए यह जो है प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है और जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हिपैरिन का काम है। 40 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि कान की मांसपेशियां जो है अवशेषी अंग है। और देखिए कि अवशेषी अंग वैसे अंग जिनका उपयोग मनुष्य के लिए अब समाप्त हो चुके हैं। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे कि अपेंडिक्स, साइनस, कान की मांसपेशियां और रेक्टर, पीली और ट्रांसिल्स, नरों में निपल्स आदि। और आगे 40 को देख लेते हैं यहाँ पे। 40 नंबर प्रश्न देखिए कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो देखिए लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपको। और लैक्टिक एसिड एक यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका सूत्र होता है देखिए यहाँ पे कि C3H6O3।
और आगे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन निर्माण करता है। और स्क्लेरेनकाइमा जो है दृढ़ ऊतक, इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है और इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है और दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के शिरा और फलों तथा बीजों के बीजावरण तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाए जाते हैं और यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 नंबर देख लेते हैं कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कोशिका रस से भारी रिक्तियाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। और देखिए रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है और कोशिका रस में खनिज व कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं 43 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्श्वप्रविभाजी। क्या हो जाएगा, पार्श्वप्रविभाजी हो जाएगा। और देखिए पार्श्वविभाजीयोतक ऊतक तने की परिधि यानी घेरा या मूल में पाए जाते हैं और ये तने की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं और तथा यह ऊतक तने तथा जड़ में द्वितीयक वृद्धि करते हैं और जिससे तने व जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। 44 नंबर में देख लेते हैं कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण देखिए वाष्पशील घटक जैसे विलायक को इसके अवाष्पशील घटकों यानी विलेय से वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं और उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक की पुनः प्राप्ति। और 45 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए Fe यानी लोहा हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूट्रॉनों की संख्या दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 46 नंबर देते हैं कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद्य आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किसका होगा। जो यहाँ पे देख लीजिए कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन यानी गोली अभेद्य आवरण से प्रबलित ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्या, प्रबलित, देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रबलित ग्लास का प्रयोग किया जाता है। और बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए यहाँ पे लेक्शन बहुलक का उपयोग किया जाता है। 47 देखते हैं कि तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है, तो यहाँ पे देखिए एक अधातु हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा, एक अधातु हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा इसके ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होते हैं। और सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनाती है और जो जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अतः सल्फर परमाणु क्रमांक 16 एक अधातु है। और यहाँ पे देखते हैं 48 को, देखिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल हो जाएगा, सेपरेटिंग फनल हो जाएगा। और सेपरेटिंग फनल यानी पृथ्वी का करी कीप, यहाँ पे सेपरेटिंग फनल यानी पृथककारी कीप की सहायता से हम दो अमिश्रणीय द्रवों से मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। और यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि आपस में न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को पृथक करना और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना आदि। और यहाँ पे देख लीजिए 49 को दिया गया है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक घोल की सांद्रता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो दिया गया है इसको आप लोग समझ लीजिएगा।
50 को देख लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट होता है, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक जैव उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको राइट हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कि केचुआ के अवशेष यानी मल, उनके कोकून सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्मजीव मुख्यतः एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और अपचय जैव पदार्थ का केचुए यहाँ देखिए मिश्रणी वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। उपयुक्त तापमान, नमी, उपयुक्त हवा एवं जैविक पदार्थ मिलने पर केचुए अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ गोबर एवं वनस्पतिक अवशेष आदि को सड़ाकर जैविक खाद यानी उर्वरक के रूप में परिवर्तन करते रहते हैं। और 51 को देख लीजिए, यहाँ पे 51 को जाके निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो वनस्पति विज्ञान यहाँ पे दिया गया पौधा, तो कीट विज्ञान को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कीट विज्ञान को कीट कह सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 52 को देखिए अब, और यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित जानकारी के माध्यम से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए इसको। और देखिए यह रीजनिंग है और इसको सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लीजिएगा जब, तब इसको आराम से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बैठा सकते हैं। तो इसका आंसर आपको गया है क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देना, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ 53 को देख लीजिए, और 53 का आंसर आपको ये हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ जब इसको पढ़िएगा तो देखिए किस तरह से +2 +4 +6 +8 यानी कि यहाँ पे 2-2 के अंतराल में बढ़ाया गया है। और इसी तरह से आप जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 54 का भी आप लोग देखिए, 6 दोस्त केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त की इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी सेटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे इसको देख लीजिए। 55 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम हो जाएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं आपको एस अब्दुल नज़ीर एवं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। और आंध्र प्रदेश के YSR यंत्र सेवा योजना जो है किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है। और आंध्र प्रदेश का फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है आपको ग्रामीण आबादी में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना है। और 56 को देख लेते हैं, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जीविका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 57 को देख लेते हैं कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि सर्वजोत सिंह जो यह जीते हैं। और इसे देख लीजिए कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप बाकू 2023 में यानी बाकू में हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है। और यहाँ देखिए प्रथम स्थान चीन का था और दूसरा स्थान भारत को था। 1 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया था। यहाँ देख लेते हैं 58 को देख लीजिए कि 75वें स्वतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो देखिए उत्तराखंड को मिला था, सबसे प्रथम स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए कि राजधानी के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान निकली गई झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। और मानस खंड नामक झांकी में धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकासों को दिखाया गया था। और 2023 में यानी 74वां अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति सर्वश्रेष्ठ झांकी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी था। और कौन यहाँ पे अतिथि थे। तो देखिए अब्देल फतेह अल सीसी थे, मिस्र के राष्ट्रपति। और यहाँ पे देख लेते हैं 59 नंबर में देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था।
तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नरिंदर कपानी हो जाएगा, कपानी। और यहाँ देख लीजिए कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सन 1952 ईस्वी में नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था और यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है जो कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी के डेटा स्थानांतरण के लिए हल्का, तेज और उपयोगी होता है। 60 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। और 61 में देख लेते हैं यहाँ पे 61 को देखिए, एक परमाणु इकाई के क्रिस्टिकल बनाने का अर्थ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई। यह आपको सही हो जाएगा 61 का आंसर। और यहाँ 62 को देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा। एम्स नई दिल्ली में किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए अस्पताल परिसर में एक फायर स्टेशन रखने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है और इसके लिए दिल्ली अग्निशामक सेवा के साथ समझौता किया गया है और वर्तमान में दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन है। और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइव विकसित किया है। और आगे यहाँ पे देखिए 63 को देख लेते हैं कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है, तो किसने किया है, तो देखिए याहू ने किया है बंद। ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा। 64 में देख लेते हैं कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, तो ओलंपिक ज्वाला जो है किसका प्रतीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कि प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि ओलंपिक खेलों में उपयोग होने वाला ज्वाला प्राचीन तथा आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक होता है और इसे जलाने की शुरुआत यहाँ पे देखिए 1928 ईस्वी में यहाँ पे देखिए एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है और 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया है। 65 नंबर देख लेते हैं। 65 नंबर यहाँ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए लीला सेठ हो जाएगा। और 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो भारत की किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और उच्चतम न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी बनी है। और 66 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन डी होगा, राजकुमार नहीं है। बाकी यह तीनों आप लोग को हो जाएंगे भारत रत्न प्राप्त करता। और आगे यहाँ देख लेते हैं कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो देखिए ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 68 को देखिए कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसने कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, यह गलत है। बाकी यहाँ देख लेते हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्यकारी सरकारी एजेंसी है और इसकी स्थापना 19 नवंबर 1998 को किया गया था। और यहाँ पर देख लीजिए कि NSC सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गृह, रक्षा, वित्त तथा विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं और यह 3 स्तरीय संगठन है। देखिए यहाँ पे रणनीति के नीति समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आगे 69 को देख लेते हैं। यहाँ पे 69 को देख लीजिए कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, जबकि भूपृष्ठ की बनावट में इसका केवल 5% ही योगदान है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लोयस इसका उदाहरण हो जाता है। और अवसादी चट्टानों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और इसके जमाव के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे कि नदीकृत अवसादी चट्टानें, झील, यहाँ सरोवरी अवसादी चट्टानें और हिमनीकृत यानी अवसादी चट्टानें होते हैं। यहाँ 70 को देख लेते हैं। 70 में देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर किसको कहा जाता है? देखिए, एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। देखिए, कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे यहाँ पे देखिए सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि। चीनी और भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया में ही स्थित है। और यहाँ एशिया में वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% आबादी निवास करती है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जो विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए कि एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में अटलांटिक महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। और लाल सागर देखिए लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कटमई हो जाएगा। कौन? कटमई हो जाएगा। देखिए, धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है और इससे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। और गंधक युक्त धुआरों को सल्फर तारा कहलाता है। और ईरान का कोह सुल्तान धुआरा तथा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी प्रसिद्ध है। और 72 में देखिए, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो देखिए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी में पाया जाता है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि ऑक्सीजन देखिए 46.60% लगभग सिलिकॉन फिर उसका स्थान पर है। उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा और कैल्शियम हो जाएगा। 73 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 74 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु द्रव्यमान की कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ देखिए हवा का द्रव्यमान और स्रोत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको ए इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा कि समुद्री भूमध्य रेखीय जो है आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मार्ग महासागर, यह आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 70 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? तो देखिए इसमें आपको आंसर तो सही नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में यहाँ पे देखिए मिलान हिमनद में है। और यहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चाइक कहा जाता है और घाघरा नदी में मिल जाती है। और रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ अपेक्षाकृत छोटी नदी है। और यमुना गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। और यहाँ पे इसका उद्गम स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, और जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर यहाँ पे देखिए 6,316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और यह प्रयागराज इलाहाबाद में इसका संगम गंगा में होती है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, एस आकार का महासागरीय कटक, देखिए महासागरीय कटक है। तो यहाँ पे एस आकार का हो जाएगा, देखिए कि मध्य अटलांटिक कटक हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। देखिए मध्य अटलांटिक जो है कटक की लंबाई लगभग यहाँ 14,000 किलोमीटर है। और मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है। और प्रिंस एडवर्ड्स कटक तथा
सोकोत्रा कटक हिंद महासागर में स्थित है और यहाँ पूर्वी प्रशांत कटक प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ 77 को देख लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 25 साल हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यसभा के लिए 30 और विधानसभा के लिए 35 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ये आपको राइट हो जाएगा। देख लेते हैं 79 को देखिए कि यहाँ देखिए कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं राष्ट्रपति के नाम से के अंतर्गत किए जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 53 ए में वर्णित है कि संघ केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और यहाँ पर 80 को देख लेते हैं, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, बिहार में 40 है, कितना है 40 है। और यहाँ पर देख लीजिए बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 और बिहार विधान पार्षद की सीटों की संख्या 75 है। और यहाँ पे 81 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, यानी सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो देखिए कनाडा के साथ से लिया गया है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 82 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र को नामित किया गया है और जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। और 83 में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है, तो देखिए संयुक्त सूची की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई, यानी संघ सूची की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देख लिया ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची उल्लेख किया गया है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 84 नंबर देखिए कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे इसके बारे में समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसका अधिकार क्षेत्र असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मिजोरम राज्यों पर है। और बम्बई उच्च न्यायालय इसका देखिए कि क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गोवा राज्य के अतिरिक्त दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के हो जाएगा। और यहाँ पे पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय देख लीजिए, तो इसका विस्तार देख लीजिए, इसका अधिकार क्षेत्र जो होगा पंजाब हरियाणा के अतिरिक्त चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का हो जाएगा। और भारत के 7 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से तक विस्तृत है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने 7 की बात कही जा रही है जिसका अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक है। और यहाँ पे देख लीजिए कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ देखिए कि मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु पुदुचेरी हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और लद्दाख उच्च न्यायालय लद्दाख हो जाएगा, केरल और लक्षद्वीप हो जाएगा। 85 को देख लेते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो देखिए 19 के 1 हो जाएगा, क्या 19 के 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए 86 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, तो देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ देखिए कि 87 का देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय समान है, देखिए राष्ट्रीय आय समान हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको डी हो जाएगी, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। 88 को देख लेते हैं कि भारत
ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 1948 की औद्योगिक नीति के लिए। और यहाँ पर देख लेते हैं कि देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। और इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। और यहाँ पर देख लेते हैं आगे। देखिए भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर से होता है। किससे? प्रत्यक्ष कर से होता है। 90 का देख लेते हैं कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है जगह, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 91 को। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है। तो ऑप्शन इसमें देखिए कि नहीं दिया गया है आंसर। तो इसको समझ लेते हैं आगे कि मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान और अमर्त्य सेन भारत ने किया था। और देखिए मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसे निम्न घटक शामिल है: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा एवं ज्ञान की पहुंच। 92 को देख लेते हैं कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्रित बैंकिंग हो जाएगा। और मिश्रित बैंकिंग के मतलब यहाँ देख लीजिए कि मिश्रित बैंकिंग एक ऐसा दृष्टिकोण है जहाँ बैंक वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों तरह की बैंकिंग करते हैं। और वाणिज्यिक बैंक इंडस्ट्री अथवा बिजनेस को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। और 93 को यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइस फ्लोर हो जाएगा, प्राइस फ्लोर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 94 को। तो 94 को देख लीजिए, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनाएं व्यय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या क्या, तो रक्षा व्यय हो जाएगा, फिर आपको ब्याज भुगतान हो जाएगा, फिर वेतन और पेंशन हो जाएगा, और फिर आपको सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5% सुधार। देखिए तो यहाँ पे मैथ है, तो इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे 10 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पे सोल्व किया हुआ, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सेकंड मेथड भी दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए 96 और 96 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 4000। तो इसको भी आप लोग सोल्व किया हुआ देख लीजिए आप लोग अच्छे से। यहाँ पर 96 का देख लीजिए, यहाँ 97 हो जाएगा, और 97 का देख लीजिए यहाँ पे आंसर आपको डी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग सोल्व किया हुआ अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को आप लोग रोक करके देख लीजिएगा। आप लोग को अगर ऐसे में हम स्लो मोशन में इसे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ 98 का आप लोग को देखिए बी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे देख लीजिए। फिर यहाँ देखिए 99 को देख लीजिए, 99 का यहाँ पे देख लीजिए, और 99 का आंसर आपको डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि +16 +18 +20, मतलब कि यहाँ के 2-2 का अंतराल में बढ़ाया गया है। तो आप भी जब इसको बढ़ाइएगा तो आपको आंसर यहाँ 154 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 100 नंबर देख लीजिए। 100 नंबर में द्विघाती समीकरण है और इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जो सोल्व किया हुआ इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग को पूरा बुक समाप्त हुआ। आप लोग को 20 सेट था, आप लोग को पूरा 20 सेट समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग को लास्ट में आखिरी आपसे निवेदन है कि आप लोग इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।